बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आवाज़ आ रही सबको? वालेकुम सलाम सर जी, आ रही आवाज़। अच्छा, ये आज मेरे नेट में प्रॉब्लम है और पहली दोनों क्लासेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हैं, इसलिए अगर नेट चला जाए तो वेट करते रहें क्योंकि वो कुछ देर बाद फिर रिकनेक्ट हो जाता है दोबारा। ये इसलिए मैं आपको पहले से बता देता हूँ ताकि आप परेशान ना हो। ये क्या हो गया क्योंकि ये हमारा नेट है जी, पाकिस्तानी नेट। एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हो जो पढ़ा था उसके हवाले से? जी, 21% सोच के हुए हैं। If anyone have a question, no one with any question. हमने लास्ट क्या डिस्कस किया था जी? आखिरी टॉपिक क्या था हमारा? लास्ट हम किस पॉइंट तक पहुंचे थे? किसी को याद नहीं? सर रेडिएशन पढ़ रहे थे। रेडिएशन Ionizing radiation, इब्तदाई तारुफ हुआ था, कहाँ तक हुआ था? cold sterilization. जी बिल्कुल ठीक हो गया, टॉपिक पूरा हो गया था तकरीबन ये वाला। इसमें जी ठीक हो गया। और नेक्स्ट हेडिंग आगे रेडिएशन की टाइप, सेपरेट टाइप्स डिस्कस किया वन बाय वन। पहला हेडिंग है जी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। आप चूंकि इसकी बेसिक्स तो वाकई में पहले से, लेकिन यहाँ पे इसका मजीद इसने एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे अहम पॉइंट ये मुझे याद है मैंने कल डिस्कस किया था कि घरों में जो वाटर फिल्टर्स लगे हुए हैं, अगर आपके घर में भी मौजूद है या आपने कहीं लगा हो देखो, उसमें एक जग के अंदर एक लैंप जल रहा होता है, ट्यूब लाइट होती है। और ट्यूब लाइट जैसी चीज होती है, उसको हम ट्यूब लाइट ही कहेंगे, देखने में ऐसा लग रही है। और वो जो है लाइट एमिट करती है और वो लाइट यूवी लाइट होती है। और उस यूवी लाइट के नतीजे के तौर पर जरासीम मर जाते हैं। ये तो वो बैकग्राउंड था जो कि आपने इससे पहले से वाकिफ हैं कुछ हद तक, लेकिन आज हमने इसके हवाले से कुछ और चीज़ों पर गौर करते हैं। मसलन एक पॉइंट इसने यानी आपकी बुक ने, वैसे तो और भी बुक्स हैं बहुत सारी, यहाँ पे इसने फ्रीक्वेंसी दी है और वो एंगस्ट्रम में ही है कि 150 से लेके 3900 एंगस्ट्रम तक सारी की सारी यूवी लाइट ही है। लेकिन अगर किसी को याद हो, इसमें ए बैंड और बी बैंड्स, ये केमिस्ट्री में अगर आपने किसी ने याद रखा हो पढ़ते होते हैं। तो अब हम पहले तो ज़मीन की लिहाज से बात करेंगे। अब ऑलरेडी इस बात से वाकिफ हैं कि सूरज से जो लाइट आ रही होती है, सूरज से आने वाली लाइट का जो मेजर पोर्शन है, उसमें से जो अल्ट्रावायलेट पोर्शन है उसका, वो फिल्टर आउट हो जाता है एटमॉस्फेयर में। ओजोन लेयर खासा उसको फिल्टर करती है, इसके अलावा स्मोक और डस्ट जो एयर के अंदर मौजूद है चीज़ें, और क्लाउड्स भी इसको फिल्टर कर देते हैं, काफी क्लाउड्स भी यूवी लाइट को काफी सारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यूवी लाइट बाकी कामों के साथ साथ जरासीम को भी मारती है। बाकी चीज़ों को हम छोटे, हम सिर्फ जरासीम की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर स्ट्रॉन्ग सनलाइट हो तो वो कुछ हद तक जरासीम को मारने में इफेक्टिव होगी। कुछ हद तक इसलिए कि स्ट्रॉन्ग सनलाइट के अंदर यूवी लाइट बहुत ज़्यादा नहीं होगी, जो कि उसका मेजर पोर्शन फिल्टर हो चुका होता है ऊपर की एटमॉस्फेयर के अंदर, ओजोन में और स्मोक्स वगैरह में। अगर क्लाउड हो तो फिर ज़ाहिर है वैसे ही सनलाइट कम हो जाती है, तो उसमें तो यूवी लाइट और भी कम हो चुकी होगी। लेकिन अब उसको छोड़ दें, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा आती है जिन कंट्रीज में या जिन जगहों पे, वहाँ पे ज़रा के कुछ जरासीम मर जाते हैं, कम हो जाते हैं। जहाँ पे सनलाइट कम होती है वहाँ पे जरासीम के ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। गर्म इलाकों में बहुत से जरासीम मर जाते हैं उस हीट, गर्मी और सनलाइट की वजह से। इवन एक जनरल का पॉइंट है ये वाला टीवी के रेफरेंस से, ऐसे घर जो तंगो तारीख हों जहाँ रोशनी ना पहुँचती हो, वहाँ पे टीबी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वहाँ पे वो बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करते हैं क्योंकि उनके लिए फेवरेट कंडीशन होती है ये वाली।
हमारे यहाँ इस वक्त जो सूरत हाल है कि बहुत से शहरों में ऐसे बाजार और मार्केट्स बन गई हैं जो बिल्कुल क्लोज होते हैं, बंद होते हैं, सनलाइट नहीं आती, आर्टिफिशियल लाइट यूज़ की जाती है। ये इंतहाई ख़तरनाक है सेहत के लिए। गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए और ज़ाहिर है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनको चाहिए कि गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करें कि ये नुकसान का बायस है। जरासीम ऐसी जगहों पे ज़्यादा होते हैं और यही वजह है कि वहाँ पे लोगों के बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये था जी यूवी लाइट के हवाले से चंद बेसिक चीज़ें। और चूँकि ये मैंने ज़िक्र पहले ही कर दिया है कि यूवी लाइट सबसे कम एनर्जी वाली हाई फ्रीक्वेंसीज़ में लाइट है। इसकी पेनिट्रेशन पावर कम है। पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि ये अगर कोई सॉलिड सरफेस हो, ये सरफेस से अंदर एंटर, इवन अगर एक कोई चीज़ है जिसके बाहर ग्लास की बारीक लेयर है, ये उस बारीक सी लेयर को भी क्रॉस नहीं कर सकती। आसान ज़ुबान में ये कह लीजिए, अगर कोई चीज़ है उसकी सरफेस को ये साफ कर देगी, अगर सॉलिड चीज़। फर्ज़ कीजिए एक ग्लास पड़ा हुआ है, उस ग्लास के ऊपर जरासीम है, अगर उसके ऊपर ये लाइट डाली जाएगी, तो ये ग्लास के बाहर जहाँ पे लाइट गिर रही है, उन जरासीम को किल कर देगी। ये इसकी ख़ासियत है। ये ग्लास के अंदर नहीं है। अगर आपने ग्लास के अंदर जरासीम मारने हैं, तो फिर पानी के अंदर आपको वो यूवी लाइट डालनी पड़ेगी। ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसा कि वो फ़िल्टर करता है। पानी अंदर होता है और पानी के अंदर वो लैंप होता है जहाँ से वो लाइट किल कर रही होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ये था जी स्पेसिफिक पॉइंट सरफेस के लिहाज से। ये भी याद रखिएगा कि हम चूँकि यहाँ पे सिर्फ जरासीम को मारने के लिहाज से बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी याद रखिए कि ये यूवी लाइट तमाम लाइफ के लिए नुकसानदेह है। इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, पौधों के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करना एक अलग चीज़ है, लेकिन इसके जो नुकसानात हैं वो भी हैं और वो अपनी जगह पे मौजूद हैं और उसकी रीज़न से अब कुछ हद तक पहले कहीं पढ़ चुके हुए हैं, बात करते हैं आज की बात। अब हम आ रहे हैं जी अगले पॉइंट की तरफ और सर जी उस्मान आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये थोड़ा सा यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी के बारे में एलैबोरेट कर दें। जी, ये बेसिकली टॉपिक फिर वही बात आ जाती है कि आप लोग इस वक्त आखिरी सेमेस्टर में, 8वें सेमेस्टर में आप लोगों को 2 साल जो केमिस्ट्री पढ़ाई गई थी, वो इसलिए पढ़ाई गई थी कि आप यूं के सवाल किसी बयालिश ना किया करें। चलें, बहरहाल मैं सिर्फ मुख्तसर सा जिक्र किया देता हूँ। इसको समझने के लिए मैं आपको ज़्यादा आसान मिसाल दे रहा हूँ जो कि आपको ज़्यादा आसानी समझ आ जाएगी। जो विजिबल लाइट है आपकी, विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है, मैं वो नाम बोल रहा हूँ, आपको सुन के याद आ जाएगा। विबगियर, VI, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इन नामों से बात करते हैं। अब आपने कोसेगजा रेनबो कहीं देखी हो तो उसमें वो 7 नजर आ रहे होते हैं। अब उसी कोसेगजा में आखिरी कलर जो सबसे ऊपर होता है रेड होता है। अब वो तो चूंकि कोसेगजा दूर से नजर आती है, अगर आप उसकी मेजरमेंट करें जहाँ से रेड कलर शुरू हो रहा है वो और जहाँ पे रेड कलर खत्म हो रहा है, उसकी वेवलेंथ में डिफरेंस होता है। स्टार्ट के ऊपर वो कम बेश 600 650 के एंड में और जहाँ पे वो एंड हो रहा था वो 720 730 इन 700 से अबव होता है। हम एक को सिर्फ रेड और जो आखिरी सिरा है उसको फार रेड कहते हैं। अब आसान ज़बान में ये कह लें कि हम रेड को कम से कम 2 पोर्शन में या मैक्सिमम 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, आखिरी हिस्सा। और अगर आम ज़बान में बात करें तो ये रेड के मुख्तलिफ शेड्स होंगे, रेड कलर के मुख्तलिफ शेड्स बन जाएंगे। अब विजिबल लाइट को तो हम कलर से पहचान सकते हैं, लेकिन जो यूवी लाइट है इसका कोई कलर नहीं होता। यूवी लाइट का कोई कलर नहीं होता। हम इसके स्पेक्ट्रम को जो यूवी लाइट का स्पेक्ट्रम है उसकी लो फ्रीक्वेंसी, उससे हाई फ्रीक्वेंसी, उससे हाई फ्रीक्वेंसी, इस तरह से इसके बैंड में डिवाइड करते हैं। और जो हमारे पॉइंट है उससे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 260 नैनोमीटर, ये वो लाइट है जो मोस्ट इफेक्टिव है जरासीम को मारने के लिहाज से। हमारा पॉइंट है बस हमें इतनी सी रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसकी डिटेल में जाना चाहते हैं तो फिर आप केमिस्ट्री या फिजिक्स की बुक्स कंसर्न कीजिए जहाँ पे रेडिएशन के वेवलेंथ के रेफरेंस से डिटेल्स दी गई है। हाँ जी, बात की जा रही थी जी यूवी लाइट की बात चल रही थी। एक लफ्ज़ आपने पढ़ा हुआ है ये बाय चांस मैंने आपको जो क्लासिकल जेनेटिक्स है वो तो मैंने पढ़ाई थी, लेकिन जो मोलेकुलर जेनेटिक्स है वो किसी और ने पढ़ाई है। कोई याद है किसी को
यूवी लाइट जब बल्कि ये ह्यूमन बॉडी या किसी भी एनिमल की बॉडी पे गिरती है तो क्या करेगी वहाँ पे? सर ये प्यूरिन डायमर। रिंग बनाती है ऐसा। जी ठीक है। सर ये कैंसर कॉजिंग भी है। दोबारा जी किसने कहा जी? सर दो तरह के सर कैंसर कॉजिंग। ये सिर्फ एक में एक ज्यादा लोग ना बोलें, ज्यादा लोग बोलेंगे। सर हम लोगों ने कहीं पढ़ा हुआ है कि यूवी लाइट जो है वो कैंसर कॉजिंग है। तो सर ये क्वेश्चन भी है कि हम लोग अगर यूवी लाइट को यूज करें जर्म्स को किल करने के लिए तो वो ह्यूमन बॉडी के लिए भी तो हार्मफुल होगी, क्योंकि सर बुक में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि हॉस्पिटल्स में जो लैंप होते हैं उनमें यूवी लाइट यूज होती है ताकि वो मतलब कि सारे का सारा वो जर्म्स को क्लियर कर सके ड्यूरिंग ऑपरेशंस भी। सर क्या वो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होती फिर? जी अब उन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल किया। जो अच्छे क्वेश्चन जरा कम कम आते हैं और बहुत ही कम बच्चे अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं। चूँकि उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को पॉइंट आउट किया तो सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं पहले इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, वो हमारा अगला टॉपिक भी है। वैसे वो हमारे अगले टॉपिक में आना चाहिए था, लेकिन चूँकि साथ इसका ताल्लुक आ गया। एक बहुत मशहूर लफ्ज़ है आजकल SOP और SOPs। ये आपने टीवी पे, खबरों में, अखबारों में लफ्ज़ सुना होगा, पढ़ा होगा। पढ़ा हुआ है कि नहीं? SOPs जी, उमर ने जवाब दिया। और कीजिए, क्लास बहुत बड़ी है और बड़ी बड़ी का मतलब है 8वां सेमेस्टर बहुत बड़ी क्लास होती है। सर मैंने जवाब दिया, हसन ने। चलें, वो चूँकि जब दो ज़्यादा या लोग पता नहीं चलता है और जब मैं ग्लासेस उतार देता हूँ फिर मुझे नज़र नहीं आ रहा होता और आवाज़ हर एक, जब दो लोग बोल रहे हो तो आवाज़ नहीं पहचानी जाती। बहरहाल ठीक है जी, आपने जवाब दिया है। SOPs क्या होते हैं बता दीजिए ज़रा, कोई बताएगा तो बताएगा। स्पेशल ऑन प्लेस, स्पेशल ऑन प्लेस, जो रूल्स और ट्रिक वहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। नहीं, ये एब्रिविएशन की चीज़ की है। स्पेशल ऑन प्लेस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग एक प्रोसीजर्स एक 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 मतलब मेरे ऊपर आप बोल रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं सर। जी, उमर का जवाब दुरुस्त है बिल्कुल। याद रखिए कि कहीं भी किसी भी चीज़ के हवाले से काम कैसे करना है, काम कैसे किए जाने चाहिए, उनको SOPs का नाम दिया जाता है। और हमारे यहाँ इसका रवाज ज़रा कम कम ही है। अभी जो गवर्नमेंट ने बहुत थोड़े इशू किए हैं उस पर भी, मसला एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि कम से कम 5-6 फुट के फासले पे खड़े हों। इवन बल्कि मसाजिद में उन्होंने बाकायदा निशान भी लगाया कि आपने इतने फासले में खड़ा होना है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा। सब्जी मंडियों में लोग बिल्कुल जुड़ के और बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे जाके, क्योंकि वो शुरू से कारोबार खुला था, बाकी लोगों ने भी इस कारोबार में कदम रख दिया था और बहुत ज़्यादा रश का बायस वो बने हैं वहाँ पे। अगर आपको मौका मिला हो कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे एक्सरेज मशीन मौजूद हो और एक्सरे किए जा रहे हों किसी पेशेंट का, वहाँ पे गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक उन्होंने लिख के तो लगाया होता है कि जी यहाँ पे इस कमरे में सिवाय पेशेंट के और कोई ना खड़ा हो। लेकिन कभी और की जगह जब भी कोई पेशेंट होता है उसके साथ कोई 3-4 उसके जो लवाकिन हैं वो मौजूद होते हैं। और जो बंदा, बल्कि यहाँ तक भी होता है और ये कि वो कहते हैं जी कि आप जरा इसका ये बाजू यूं पकड़ के रखें। अब उस बंदे को जिसका एक्सरे हो रहा है और एक उसका कुछदार जो उसके साथ आया कि जी इसका बाजू यहाँ से पकड़ लें, इसका यूं करके रखें, खुद वो पीछे जाके छुप के खड़ा होता है और आप लोगों को, यानी जो बंदे मरीज के साथ हैं उनको एक्सपोज करता है मिशन को, जो कि शरीर खिलाफ वर्जी है, बल्कि जुर्म है SOPs के मुताबिक, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। बल ये था जी, मैंने एक्सरे के हवाले से जिक्र किया। और जो आमना का सवाल था, याद रखिए कि जहाँ ये बात हो रही है, जहाँ पे आप यूवी लाइट को यूज़ कर रही हैं, जिस रूम में यूवी लाइट की मदद से किल किया जा रहा है, वहाँ पे किसी इंसान को मौजूद नहीं होना होता, वहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग मौजूद नहीं हो सकता है। एडवांस कंट्रीज में तो सारा काम मैकेनाइज्ड होता है, कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं, वहाँ पे चीज़ें फर्स्ट की वायल्स हैं, शीशियाँ हैं या कोई भी चीज़ है जिसको सरफेस, जिसकी सर्विस का अपने साफ करना है, यूवी लाइट लैम्प के सामने से वो गुजरेगी और जरासीम से वो पाक हो जाएगी, वो घूम भी रही होगी, वहाँ पे कोई इंसान मौजूद नहीं होगा। हमारे यहाँ, चलें अब मैं पाकिस्तान की बात करने लगा हूँ, आप में से किसी ने किसी दुकान पे या कहीं पे ऐसी लाइट देखी हो, लिखा होता है जी नोट चेक करने वाली मशीन, कि नोट असली है या जाली, किसी को देखने का मौका मिला उसे? यस सर। यस सर। कितने लोगों ने देखी हुई है? सर मैंने। चलिए, कुछ लोगों ने कहा जी, चलो सुन लीजिए। वो जो नोट चेक करने वाली मशीन है, पता है क्या चीज़ होती है वो? होती क्या है वो? सर उसमें से निकलती हैं। उसमें से क्या निकलता है? यूवी लैंप होता है वो भी। सर यूवी लैंप होता है वो। जी ठीक है, दो तीन लोगों ने जवाब दे दिया, सुन लीजिए।
जो नोट चेक करने वाली मशीन है वो यूवी लाइट लैंप ही होता है बेसिकली। जब आप नोट को उसके नीचे रखते हैं तो नोट में कई जगहों पे आपको चमकते हुए पोर्शन नजर आते हैं। मुख्तलिफ नोटों में मुख्तलिफ उसके हैं जी, इसमें क्या कुछ नजर आएगा। याद रखिए कि अगर आप अपना हाथ आगे लेके जा रहे हैं तो वो आपकी स्किन के लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि वो लैंप का सिर्फ लिमिटेड हिस्सा एक्सपोज हो। उसके नीचे सिर्फ नोट को रखें और दूर से इसको देख लें, उसके नीचे अपना पूरा हाथ डालने की कोशिश ना करें, वो आपके स्किन को डैमेज करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। और रीज़न ये है कि जहाँ पे एडजस्टेंट पर उसकी दो पायरेबड़ी दो क्लिप क्लिप पड़ी हुई हैं तो यूवी लाइट उनको डाइमेराइज कर देगी। ये माइक बंद रखें जी अपने, किसकी आवाज़ आ रही है पीछे से, माइक माइक क्लोज। ये था जी नुकसान की हद तक। और ये आमना के सवाल में फर्दर आगे ये इसी से रिलेटेड हो जाएगा। जब ह्यूमन बॉडी पे या एनिमल किसी भी लिविंग बॉडी पे ज़ाहिर है ये गिरेंगी यूवी लाइट तो उसमें डायग्नाइजेशन हो जाएगी। जब डायग्नाइजेशन हो जाएगी, अगर सेल के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो उसको दोबारा वापस करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, करेक्ट करते हैं। याद है एंजाइम का नाम भूल चुका हुआ है, पूरी क्लास में से को बताएगा कि कौन सा एंजाइम है जो इस गड़बड़ को ठीक करने की कोशिश करता है। ये आपका सर रिपीट करें क्या कहा आपने? मोलेकुलर जेनेटिक्स का टॉपिक है सर जी, जो आपने ताज़ा पढ़ा होगा मेरे ख्याल में। सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। जब एक लिविंग सेल में, ह्यूमन सेल में फर्ज कीजिए एक डाइमर बन गया है डीएनए के अंदर, वो कौन सा या कौन से एंजाइम्स हैं जो इस डाइमर को ब्रेक करके दोबारा उस डीएनए को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं? सर 3 तरह के एंजाइम हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3। जी शायद आपने मेरे तो ख्याल से 3 वाला। आपने जो 3 नाम ले दिए हैं, आपने तो सारे के सारे नाम ले दिए हैं। मैंने पिन पॉइंट जवाब पूछा था, जो इस काम को कौन करता है? The oxoguanine. एक वक्त में एक जवाब जी, दोबारा। पॉलीमरेज 1 पॉलीमरेज 1 किसने कहा? सर उस्मान। सर प्रूफ रीडिंग के दौरान ये पेयरिंग ठीक करता है। अब 2 जवाब हो गए जी आपके, और कोई जवाब जी? चलिए ये बताएं मेन एंजाइम कौन सा है? सर पॉलीमरेज 3 मेन एंजाइम है। Polymerase 3. वो तो उस वक्त Yes. काम कर रहा है जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है, लेकिन जब रेप्लिकेशन नहीं हो रही उस वक्त सिर्फ पोल 1 और पोल 2 ही रिपेयर का काम अंजाम दे सकते हैं, और वो रिपेयर करने की कोशिश भी करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो रिपेयर करने में कामयाब हो जाए, उनसे चीज़ें स्किप भी हो सकती है। ये है जी उसके हवाले से। जी आमना, आपका जवाब क्लियर हो गया? आमना, जी आपका जो सर। क्वेश्चन था क्लियर है? यस सर। अच्छा, यूवी लाइट वाला हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया। मैं टाइम देख रहा हूँ जी, टाइम कब तक है आज? 10:30 तक है कि 10:45 तक है? 10:45 तक होता है सर टाइम? 10:45 तक है। जी ठीक है, सर 10:45 तक है। जी ठीक है, टाइम काफ़ी है भाई हमारे पास। यूवी लाइट डिस्कस होगी है। हमारा अगला हेडिंग एक्स रेज है, और इसने एक्स रेज के साथ कल ने एक नाम और भी लिखा हुआ है, मैं भी आप इस नाम से वाकिफ है कि नहीं, रॉन्टजन रेस। ये चूंकि क्लासिकल डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने की थी उसके नाम पे नाम रखा गया। एक्स रेज बहुत मशहूर और मारूफ हैं। अभी थोड़ी पहले मैंने आपके सवाल के जवाब में कहा था कि एक्स रेज में कुछ एसओपी फॉलो होने चाहिए, जो लिखे तो होते हैं अमल दरामद नहीं हो रहा था हमारे यहाँ, तो बहुत कुछ ऐसे ही होता है और सब ऐसे ही चल रहा होता है। अगर कभी आपको मौका मिला हो किसी मरीज का एक्सरे कराने का, तो आपने नोट किया होगा कि वो अच्छे खासे चार्जेस लेते हैं। एक्सरे मशीन जस्ट उसको बटन को जो ऑन करता है, एक्सरे मशीन ऑन होती है और वो बंदे का एक्सरे हो जाता है, और वो अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं किसी भी बंदे से जिसका एक्सरे किया जा रहा होता है। रीज़न कि वो मशीन बहुत महंगी है, और ज़ाहिर है कि जो बंदा उसको परचेज करके लाया है। तो यहाँ पे यही पॉइंट है कि जो यूवी लाइट लैंप हैं वो सस्ते हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। एक्सरे मशीन बहुत महंगी है। अगर आप चाहते हैं कि एक्सरेज को यूज़ करना है जरासीम को मारने के लिए, तो इसमें तो कोई शक नहीं वो जरासीम को मार देगी, लेकिन ये बहुत ही महंगा पड़ेगा। ये बिल्कुल यूँ मिसाल है कि आपके सामने एक चूहा है, आपने चूहे को मारना है। 2 तरीके हैं, एक तो ये है कि जूते से चूहे को मार दें, और दूसरा तरीका ये है कि जी आप एक कोई महंगा सा इंस्ट्रूमेंट खरीदें और उसकी मदद से चूहे को मारें
या एक जहर, ऐसा जहर जिसकी कीमत फर्ज कीजिए 1000 रुपये है, अब 1000 रुपये का इंडस्ट्री ना चूहे को मारने के लिए, तो बताइए कौन सा तरीका बेहतर है, जूता मार के मारने वाला या इंजेक्शन से मारने वाला? जूता बेस्ट है सर। अब आपका जवाब चूंकि बहुत ही क्लासिकल जवाब है, बहुत अच्छा जवाब है। मकसद ये था कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ वही चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो चीप होती हैं। जो चीज़ कॉस्टली होती है उसकी मांग या उसका इस्तेमाल उतना ही कम हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि चूंकि एक्सरेज की प्रोडक्शन बहुत मुश्किल है, बहुत महंगी है। एक सेकंड पॉइंट, एक्सरे मशीन बहुत बड़े साइज की होती है, छोटे साइज में बन नहीं सकती है। 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा ये है कि एक्सरे को बन तो गया, मशीन भी है, एक्सरे निकल भी आएंगे, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा है। वो जब निकलेगी आपने देखा होगा, और ये पॉइंट बल्कि मुझे याद आ जाए, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि फर्ज कीजिए एक बंदे का चेस्ट का एक्सरे हो रहा है, असूली तौर पर यानी एसओपीज के मुताबिक सिर्फ उसका चेस्ट एक्सपोज होना चाहिए, उसके चेहरे के सामने और उसके एब्डोमेन और बाकी बॉडी के ऊपर लेड प्लेट होनी चाहिए। सिर्फ चेस्ट एक्सपोज होगा ताकि सिर्फ चेस्ट पे एक्सरेज गिरें, बाकी बॉडी पे एक्सरेज ना गिरें। और चेक कर लीजिएगा पाकिस्तान में आपको कहीं भी लेड प्लेट शील्डिंग नहीं मिलेगी। पेशेंट को बचाने के लिए कहीं पे भी कुछ नहीं हो रहा है, और वजह यह है कि हेल्थ और एजुकेशन हमारे वो दो शोबे हैं जिनको बहुत बुरे तरीके से नेगलेक्ट किया जाता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। बल्कि हेल्थ, आपने ये भी नोट किया होगा कि अमेरिका जैसे मुल्कों में भी ये चीज़ क्लियर हो गई है इस वक्त कि उनका भी हेल्थ सिस्टम कोई बहुत अच्छा नहीं है, और जिनका हेल्थ सिस्टम अच्छा था वहाँ पे कोरोना को बहुत इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल किया गया है, जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी शामिल। लेकिन वहाँ ये भी फैक्टर है कि उनकी आबादी भी बहुत जी प्रॉब्लम थी नेट में। मैंने आपको पहले आगाह कर दिया था कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है। बहरहाल एक्सरेस वाली बात चल रही थी, मशीन्स और उसका इस्तेमाल, उसके एसओपीज की बात हुई। ये बात हो चुकी कि चूंकि एक्सरेस कॉस्टली है नंबर एक, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और ये चूंकि बहुत पावरफुल होती हैं इसलिए इनका इस्तेमाल उस तरह से नहीं हो रहा, हम इसको यूज़ नहीं करते हैं जरासीम को मारने के लिए। अगर जो यूज़ हो सकती हैं लेकिन अदर सोर्स, अदर रीजन की वजह से उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये था जी एक्सरेज के हवाले से चंद अहम पॉइंट्स। और ये भी याद रखिएगा कि एक्सरेज अगर गलती से भी बॉडी पे गिर जाए तो वो इंतहाई खतरनाक है लिविंग थिंग्स के लिए, जिसमें इंसान भी शामिल है। एक्सरेज का इस्तेमाल ये एक बार फिर मशहूर मारूफ है, आपने जीएमओ का लफ्ज़ पढ़ा हुआ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ऐसे आपने म्यूटेशंस, म्यूटाजेनिक के अल्फाज पढ़े हुए हैं। एक्सरेज अगर किसी जानवर पर डाली जाए तो उसमें म्यूटेशंस के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और म्यूटेंट्स की प्रोडक्शन के लिए 1926 से, क्योंकि 1926 में डिस्कवर हो गया था कि एक्सरेज का म्यूटेशन, और ये अब तक यूज़ हो रही हैं मुख्तलिफ जानदारों में म्यूटेशंस को इंड्यूस करवाने के लिए। जी ये टॉपिक हमारा मुकम्मल हुआ। हमारा अगला हेडिंग इस सिलसिले का ये पीपीसी टाइप्स हैं, आपने जो कि तीन नाम पढ़े हुए हैं, यूवी लाइट, एक्स-रेज और गामा रेज। लास्ट वन इज गामा रेडिएशन, और गामा रेडिएशन के नाम के साथ आपके जहन में एक लफ्ज आना चाहिए तीन, वो थे अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। याद है तीनों भूल चुके हुए हैं? ये सर आइसोटोप। याद है। जी ठीक है, चलिए जो मैंने तीन नाम लिए हैं अभी देखते हैं जी आपको किस हद तक याद है। अल्फा, बीटा, गामा रेज कहाँ से निकलती हैं? क्लास में से जी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के ब्रेकडाउन से। जी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा जी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जिनको हम रेडियोइसोटोप्स भी कह सकते हैं। आपका जवाब कुछ काफी हद तक ठीक है। फर्स्ट के लिए आपके पास मौजूद है एक रेडियोइसोटोप, कोई भी XYZ, मैं नाम नहीं ले रहा, उसमें से तीनों निकलेंगी या कोई एक निकलेगी, दो निकलेंगी, कितने निकलेंगे? सर मैक्सिमम दो निकलती है। तो सर यहाँ मैक्सिमम जी समिया ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। और
चूंकि अब जवाब आपने दे ही दिया तो याद रखिए। हाँ चलिए बताएं कि मैक्सिमम दो कौन कौन सी दो निकलेंगे। सर अल्फा और गैमा। Yes, sir. या बीटा एंड गामा। जी सुन लीजिए, अल्फा और बीटा दोनों इकट्ठी नहीं निकल सकती। अल्फा और बीटा दोनों इकट्ठी नहीं निकल सकती। गैमा जो है वो हर सूत्र में निकल रही होती है, गैमा के साथ या तो अल्फा होगी या गैमा के साथ बीटा होगी। अल्फा और बीटा दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। चूँकि आप इस नाम से वाकई में आपने बहुत सा टॉपिक पढ़ा हुआ है रेडियोआइसोटोप्स के हवाले से, जहाँ पे फिशन रिएक्शन हो रहा होता है, आसान ज़बान में कहिए जो हमारे एटॉमिक रिएक्टर्स हैं, वहाँ पे बहुत से रेडियो आइसोटोप्स पैदा होते हैं काफ़ी तादाद में और काफ़ी मिकदार में भी। ज़ाहिर है कि चूँकि आपने पढ़ा हुआ है कहीं पे जब फिशन होती है तो बहुत थोड़ा सा मैस डिस्ट्रॉय होता है, डिस्ट्रॉय बीन को एनर्जी प्रोड्यूस होता है और बाकी अदर आइसोटोप्स बन जाते हैं। उन आइसोटोप्स में से कुछ चीज़ों को सेपरेट कर लिया जाता है और उनको रिसर्च में, मेडिकल रिसर्च में, ट्रीटमेंट में मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। उनमें एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही अहम आइसोटोप है कोबाल्ट 60। आप इस नाम से वाकिफ हैं पहले से। कोबाल्ट 60 उन आइसोटोप्स में से है जिसमें से गैमा रेडिएशन को इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे भी जरूरत हो गैमा रेडिएशन की। अब चूँकि आइसोटोप्स अवेलेबल हैं, बहुत से आइसोटोप अवेलेबल हैं और ये उतने एक्सपेंसिव नहीं है जैसे एक्स-रेज की प्रोडक्शन थी। रेडियो आइसोटोप से हासिल होने वाली गैमा रेज को बड़े आराम के साथ यूज़ किया जा सकता है और इसकी यूटिलाइजेशन जैसे मैंने पहले कहा था कि मेडिकल फील्ड में तो इसकी बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन, इसके अलावा रिसर्च में भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है और हो रहा है। ये सब कुछ इसके हवाले से। अब इन्हीं गैमा रेडिएशंस को किसी भी चीज़ जिसको भी आप साफ करना चाह रहे हैं, जरासीम से पाक करना चाह रहे हैं, उस पर गैमा रेज डाल सकते हैं, जो कि ये कंपैरेटिवली चीप है, क्योंकि वो आइसोटोप्स अवेलेबल हैं। जब अवेलेबल है, आपने रिएक्शन किया था एनर्जी के लिए, वो मिल गई, जो कुछ बना है वहाँ पे वो वेस्ट है। याद रखिए एटॉमिक रिएक्शन का जो फ्यूल है बर्न होने के बाद वो वेस्ट है, उसको तो डिस्पोज करना बहुत बड़ा मसला होता है, लेकिन उसमें से कार चीज़ें जो रिक्वायर्ड हों आपकी, आर्डिन निकाला जा सकता है, कोबाल्ट निकाला जा सकता है और उनको फिर आगे यूटिलाइज किया जा सकता है कामों के लिए, मेडिकल कॉन्टेक्ट। अच्छा, अब जैसा कि पहले बात हो चुकी है कि यूवी के मुकाबले में एक्सरेज और एक्सरेज के मुकाबले में गामा रेज की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, चूँकि एनर्जी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ये मटेरियल के अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती है। एक पॉइंट इस जहाँ से एक्सरेज गामा रेज दोनों सिमिलर हैं, लेकिन गामा रेज की पावर एक्सरेज से भी ज़्यादा है। पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होने की वजह से ये सर इसका मतलब है कि फिर इसके लिए शील्डिंग भी बहुत ज्यादा चाहिए होगी, लाइक प्रोटेक्शन, मतलब इंसानों को सर नुकसान तो फिर दे सकती है ना ये भी ज्यादा। आपका जवाब, आपका जो पॉइंट है ठीक है बिल्कुल, लेकिन आपने गौर नहीं किया। मैंने ये कहा था कि जहाँ पे एक्सरे यूज हो रही हो वहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव मेजर दिए जाते हैं। गैमा रेज के लिए उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि जहाँ पे गैमा रेज हो रही हो, यूज हो रही हो, वहाँ पे हमारा कोई फीजा पहलवान खड़ा हो, गल कोई नहीं सर देखना होगा कड़ी शौक है तो देखना। जैसे हमारे लोग कोरोना वायरस को बहुत लाइट दे रहे हैं, ये हमारी बदकिस्मती है कि लोगों में शऊर बहुत ही कम है और जहाँ पे याद रखिए, लेकिन जहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं वहाँ पे अक्सर बेशतर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनको पता होता है। लेकिन मुझे इससे मुझे चीज़ नजर आ रही है कि जो बिजली के झटके से मरने वाले ज़्यादा लोग वो होते हैं जो बिजली के मैकेनिक होते हैं। और SOP ये है कि आपने किसी ऐसे सर्किट पे काम नहीं करना जहाँ बिजली ऑन हो, पहले मेन स्विच को ऑफ करें और फिर काम करें। लेकिन वो लोग एहतियाती तदाबीर के बगैर काम करते हैं और फिर मसाइल, बहुत से मसाइल के जिम्मेदार बन जाते हैं। मिसाल पैदा कर देते हैं। जी क्या कहा आपने उमर? सर मैंने कहा फिर मिसाल पैदा कर जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, गैमा रेज का तारफ तो हो गया, पेनिट्रेशन पावर का जिक्र हो गया और इनका इस्तेमाल है जी यूटिलाइजेशन के। आपने किसी भी चीज़ को जरासीम से पाक करना है, इसमें सारे के सारे SOPs तैयार करने पड़ेंगे। ज़ाहिर है कि ये काम ऑटोमेटिक मशीन्स की मदद से आप कह लीजिए किया जाता है। जिस कमरे में चीज़ों को, उसकी मेडिसिन है या कोई और चीज़ इसको पाक किया जाना है,
वो वायल्स, एम्प्यूल्स, कार्टन, जो भी चीज़ है उसको गुजारा जाएगा गैमा रेज़ के सामने से, और वहाँ पे भी कोई इंसान मौजूद नहीं होगा। जो होगा वो वहाँ पे मॉनिटर कर रहा होगा, जहाँ पे वो शील्ड के पीछे होगा और देख रहा होगा कि जहाँ पे क्या होगा। तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए ये सब कुछ किया जाता है। ये नहीं है कि ऐसे ही मुँह उठा के जब चाहा तो उसको यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। ये था जी ऑल अबाउट। अच्छा, एक लफ्ज़ और अब इस नाम से वाक़ई में पहले से, आयोनाइजिंग रेडिएशंस, एक्स-रेज़ और गामा रेज़, पीछे ज़िक्र आ चुका हुआ है या आपने पहले से पढ़ा हुआ है। इन्हें आयोनाइजिंग रेडिएशन भी कहा जाता है, चूँकि जब ये बॉडी में एंटर होती हैं तो ये आयोनाइजेशन काज़ करती हैं, और ये बात पहले हो चुकी है कि ये डीएनए को, प्रोटीन को, बहुत से केमिकल्स को आयोनाइज़ कर सकती हैं, और जब ये डीएनए को डैमेज करती हैं तो उससे म्यूटेशंस पैदा हो सकती हैं और होती भी हैं। ये था जी जर्नल। अब आपकी बुक ने एक टेबल दिया हुआ है। ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है कि इसमें ग्रुप्स, जानदारों के नाम और वो डोज दी गई है रेडिएशन की जो कि रिक्वायर्ड है इफेक्टिव उनकी किल करने के लिए, मारने के लिए। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसमें जो यूनिट यूज़ किया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। आपने यूनिट शायद पहले ना पढ़ो, आरडी एब्रीवेशन है। आरडी चूँकि यूनिट बहुत से हैं, खाली आर, कैपिटल आर के साथ रोंटजन यूनिट है। आपने क्यूरी का भी पढ़ा होगा, क्यूरी और इवन माइक्रो क्यूरी, ये भी यूनिट है। रैम, REM, शायद किसी ने कुछ पढ़ा हो, रैम भी यूनिट है। देयर आर मैनी यूनिट्स, इसके अलावा भी हैं और भी हैं। अब बेसिकली टॉपिक 6 है, हमारा टॉपिक नहीं है, मैं उधर नहीं जाना चाहता, हम सिर्फ इसी हद तक। रैट, RAD, पूरा नाम है जी RAD, और इसका एब्रिविएशन सिंपल जो है उससे RD है। वो यूनिट, इसकी जो वर्डिंग दी हुई है, आप इसको वर्डिंग जब देखेंगे उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। मैं बता देता हूँ वो प्रॉब्लम क्या है। मैं इसकी वर्डिंग बोलने लगा हूँ, पेज़ल की वर्डिंग है। डोज विच डिलीवर्स 100 ergs per gram of irradiated material, it is equal to 6 into 10 raised to power 13 electron volt. इसने इसकी इक्वलेंस दे दी है और उसकी मैथमेटिकल कह लीजिए डेफिनेशन भी दी है। क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम महसूस हुई है इसके यूनिट में, या कोई चीज़ आपने नोट की हो? मैं देखना चाहता हूँ आप क्या नोट करते हैं और कहाँ तक नोट करते हैं। जी रिपीट कर दें प्लीज। ये कल्चर आपके पास के नहीं है? कल्चर जी ने सर है। जो वर्डिंग दिया हुआ है 100 ergs per gram of irradiated material, ये वर्डिंग है। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बाकी है जी, ये जूम बंद होने में सिर्फ तकरीबन 1 मिनट का टाइम बाकी है। वेल, आपने ये टेबल चेक कर लेना है जो आपकी बुक ने दिया होगा। इसमें नोट कीजिएगा इंसानों के लिए सबसे कम है और वो है 400 रैट। ये जस्ट इतना सा भी इंसान को नुकसान है, जो इंसानों को ज़्यादा मंकी के लिए 450 है, और कुछ जानदारों के काफ़ी ज़्यादा मिकदार पे है। मसला कुछ पैरामीशियम वगैरह जो हैं वो 300 थोड़ा सा 300,000 या 3 लाख बनेगा मेरे ख्याल में, रेड तक अब्जॉर्ब कर सकते हैं, तब जाके उनको डैमेज पहुंचता है। कुछ चीज़ों को ज़्यादा, कुछ को कम रेडिएशन की ज़रूरत है उनको मारने के लिए। पर ये टेबल आपने याद करना है। टेबल के अंदर बहुत सा इंफॉर्मेशन है जिनसे MCQs बन सकते हैं, बहुत से MCQs बन सकते हैं। जी सर एक वो जी जी पूछिए, क्योंकि इस वक्त भी जो बंद हो जाएगा। आप पूछें क्या पूछ रहे हैं। सर वो कल आपको मैंने आपको एक वीडियो सेंड की थी, वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास उसके बारे में? उस वाली जो थी HEC वाली, यस सर, HEC वाली। हाँ वो चूँकि थ्रू न्यूज़ आई है, जब तक यस सर। नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक मैं नहीं कर सकता, चूँकि न्यूज़ पे ऐसा अच्छा हम एतबार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यस लिए सर। ऑफिशियल जो है ऑफिशियल लेटर ही होता है। जब यस ऑफिशियल सर। लेटर आएगा तो फिर हम कह सकेंगे। जी ठीक सर। लेकिन ज़ाहिर है कि इम्तिहान होने ही होने, हर सूरत में इम्तिहान अपने होने ही बिल्कुल होने। सर। ऐसा नहीं हो सकता कि इम्तिहान के बगैर सर नहीं, जिंदगी अगर तो वाइवा बेस्ड भी होती हैं तो फिर प्रोसीजर जो ट्रेडिशनल प्रोसीजर है 60 और 40 वाला जो कॉम्बिनेशन है, तो वैसे ही होगा क्या? देखें, कुछ कहना मुश्किल है, कुछ भी कहना मुश्किल है। मैंने कहा ना कि चूँकि
मसला ये है कि जो लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं वो खुद क्लियर नहीं है कि क्या करें। हालांकि इसमें कोई Yes, sir. प्रॉब्लम नहीं है, अगर मंडियों में लोग 100 इकट्ठे बैठ सकते हैं तो इम्तिहान के कमरे Yes, में sir. स्टूडेंट एक ही होता है, एक उसमें एक ही बच्चे का वाइफा होना, या अगर Yes, किसी sir. पेपर देने हैं तो